नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी के अंतर्गत प्रीलिम्स का अगर सेगमेंट को देखें या मेंस के सेगमेंट को देखें तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि आप जाएंगे अगर यूपीएससी की तरफ तो 100 में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जब करंट अफेयर से आते हैं, और अगर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ भी लगभग 30-35 प्रश्न के आसपास करंट अफेयर का वेटेज रहता है। बट हमारे सामने चुनौती ये बन जाती है कि इसको तैयार कैसे करें। इवन मैगजीन से करें, न्यूज़पेपर से करें, नोट से पढ़ें, ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखिए, आप एक टॉपिक को मार्क करिएगा। उस टॉपिक को मार्क करने के बाद उसके सारे एस्पेक्ट कितने कितने होते हैं, इट मीन्स मतलब है कि मुद्दा क्या है, इसके अंदर क्या चेंजिंग किया गया है, राइट, इसका स्टैटिक पार्ट क्या कहना चाहता है, इसके एडवांस चीज से क्या फ्यूचर का प्लान सेट किया गया है। जब तक आपका माइंड सेट ऐसा चीज़ों को करने के लिए नहीं प्रेरित करेगा तो आप वो फैक्चुअल चीज़ों पे काम करते रहेंगे जो एग्जाम के लिए कहीं बेनिफिशियल नहीं होती हैं, राइट। लेकिन इस चीज को लाने का पर्पस इतना है कि यदि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो लगभग में पर डे आप एक टाइमिंग मुझे बताइएगा कि सर हम मॉर्निंग में, हम लोग एक बार सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि मॉर्निंग में 7:30 बजे रखें, 8 बजे रखें या 6 बजे रखें, 6 से लेकर 8 के बीच में किस किस टाइम रखें। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस सीरीज को पर डे में 2 से 3 टॉपिक डिस्कशन करूंगा। अगर मान लीजिएगा यहाँ से यूपीएससी के अंतर्गत या स्टेट पीएससी के अंतर्गत 500 टॉपिक की कवरेज कर लेते हैं करंट को लेते हुए, इट मीन्स मतलब मुद्दे को लेते हुए, तो ये मान के चले कि वहां से 20 से 25 क्वेश्चन जो आते हैं वो आराम से टैकल हो पाएंगे रियल। उसमें हमें ज्योग्राफिकल करंट को भी देखना है, पॉलिटिकल करंट को भी देखना है, इकोनॉमिकल करंट को देखना ही देखना है, बाकी जो आर्ट कल्चर का इवेंट है या कुछ ऐसी संधि समारोह या सम्मेलन है उनके क्या एस्पेक्ट निकल के आ रहे हैं। तो करंट अफेयर है क्या आज के समय में अगर देखा जाए तो यहाँ करंट अफेयर में अगर मान लो यूपीएससी में जाएंगे तो वहाँ 1 और 2 ऑप्शन दे रखा है। तो पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन कोई भी एक स्टैटिक पार्ट से होता है। अब स्टैटिक पार्ट का मुद्दा ये रहा कि जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तब तक आप कितनी ही मैगजीन पढ़ लीजिएगा, कितना ही न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा, काम नहीं चलेगा। उसका मतलब स्टैटिक पार्ट भी आपका रेडी होना चाहिए, राइट। नंबर 2, डायनेमिक क्वेश्चन, डायनेमिक पार्ट से। तो डायनेमिक पार्ट दोनों को मिलाने के बाद आज की जो सिचुएशन है वो प्रश्न एडवांस लेवल के पूछ रहा है, राइट। हम पढ़ते चले जाते हैं एक पूरी कहानी से, तो हम इसमें लगभग 500-700 टॉपिक को कवरेज करेंगे सीरीज में। यदि आपको चाहते हैं कि कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, आरएएस हो, जो भी स्टेट यूकेपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, या आप यूपीएससी का एग्जाम दे पा रहे हैं, तो अगर एक मुद्दे को आपने सही तरीके समझ लिया तो उससे आने वाले प्रश्नों को आराम से टैकल कर पाएंगे। इस सीरीज में हम पर डे लगभग आधा से पौन घंटे के बीच में हम लोग क्या करेंगे, उसके स्टैटिक पार्ट, डायनामिक पार्ट पे बात करेंगे, जिसमें 3 से 4 टॉपिक को हम लोग कवरेज कर लेंगे, राइट। आफ्टर दैट टॉपिक होने के बाद उन्हीं टॉपिक से आने वाले एमसीक्यूज या मेंस के प्रश्नों को भी आराम से टैकल करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप समझ पाओ कि इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो यदि आप तैयार हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा सर आई एम रेडी। उसके लिए हम एक ग्रुप को जनरेट कर देंगे जहां करंट अफेयर के बच्चे उसमें एड ऑन हो जाएंगे। साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट ये चलेगा, पर डे क्लास चलेगी। इसमें देखा जाए तो हम मंडे टू फ्राइडे हम इस पर वर्क करेंगे। एक दिन में अगर 4 टॉपिक कवरेज करते हैं तो एक महीने में हम ये कह सकते हैं कि लगभग 150 टॉपिक का कवरेज हम लोग कर लेंगे आराम से, घूम के संडे को भी लगा के। तो अब दिमाग में आ पा रहा होगा कि 2-3 मंथ में हम लोग यहाँ 400-500 टॉपिक को बहुत आराम से कवरेज कर पाएंगे। फिर अगर वहां से प्रश्न आते हैं तो वो बचेगा नहीं है, मैं श्योरिटी बोलता हूँ, राइट। तो आइए चर्चा कर लेते हैं करंट अफेयर 23 जनवरी के बारे में। मुद्दा क्या है इसके बारे में समझते हैं। जब भी कोई एस्पेक्ट निकल के आए तो पहले उसके सारी चीज़ों को वन टाइम के लिए सोचो कि प्रीलिम्स मेंस कुछ नहीं है। पहले टॉपिक को समझो कि इसमें होता क्या है। कहीं ये सोचो कि प्रीलिम्स में ये आएगा, अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया, लोग इसी में लगे पड़े हैं, पूरी किताबें हाईलाइट कर रखी है, क्वेश्चन एक नहीं बनता उनसे। इसके पीछे नहीं भागना, राइट। क्वेश्चन क्या है आज का, मुद्दा क्या है टॉपिक का, प्रवासी होती दूरस्थ मतदान की सुविधा देखिएगा। तो रिमोट वोटिंग फैसिलिटी, जिसको RVF कह सकते हैं। अब ये रिमोट वोटिंग फैसिलिटी लाने का पर्पस क्या देखिएगा, इसके पीछे तुम थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास करें। बहुत आज हमारे देश में 75 वर्ष आज़ाद होने के बाद भी हम लोगों के द्वारा 100% मतदान नहीं करा पा रहे। यानी ये लोकतंत्र का पर्व होता है जहां सरकार को चुना जाता है, वहां लोग अब आज भी अपने आप को कहीं ना कहीं वोटिंग नहीं कर पाते हैं। क्या वजह है? तो उसकी वजह ये देखी गई कि लोग अगर अपने पलायन के माध्यम से या प्रवास के माध्यम से कहीं चले जाते हैं तो सिर्फ उनको एक वोट डालने के लिए मोटी मोटी फीस जमा करनी पड़ती है आने जाने के लिए, या कुछ और भी इंटेंशन कहा जाए तो सरकारी काम हो या अपना प्राइवेट वर्कों से छोड़ने से वो कतराते हैं कि जाने में 2 दिन लगेंगे, आने में 3 दिन लगेंगे, ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं। उससे इकोनॉमिकल भी उनकी हानि होती है, उसके बाद सोशल भी उनकी कहीं ना कहीं हानि होती है कि सामाजिक तंत्र में ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ उन लोगों ने, सरकार ने क्या कदम उठाया कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन की भी कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता बनती है कि 100% वोटिंग कराए, तो उसके लिए रिमोट वोटिंग स्टार्टिंग करने का उन लोगों ने सोचा है। और ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, इसको सर्च कर रहा है, जान रहा है
कि भाई अगर कोई व्यक्ति यहाँ से, बिहार का व्यक्ति यहाँ बैठा है मध्य प्रदेश में और वोटिंग हो रही है बिहार में, तो क्या होगा, उसके माध्यम से रिमोट कोड उससे करेगा वोटिंग। तो हर आदमी क्या करेगा कि यहाँ पे अब वो जो रहता है कि भाई हम आ नहीं पाए थे, कुछ काम पड़ गया था, तो इससे क्या होगा, फायदा होगा। फायदा क्या होगा, जब मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन के वोटिंग करने वाले दिन, तो उससे क्या होगा, सरकार को चुनने में एक बेहतर पार्टिसिपेट होने की वजह से बेहतर सरकार का हम चयन कर सकते हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि गरीब लोग जो हैं मतदान ज़्यादा करते हैं अकॉर्डिंग टू अमीर लोगों के। अब अमीर लोग मतदान क्यों नहीं करते हैं कि वो उस दिन उस पर्व को मजे के रूप में मनाने का प्रयास कर लेते हैं, या बहुत लोग बाहर रहते हैं तो उसकी वजह से मतदान नहीं कर पाते हैं। तो ये मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को समझो पहले कि जो प्रवासी हैं, प्रवासी जो दूर रहते हैं किसी कारणवश, नौकरी के चक्कर में, किसी और कारणवश, तो यहाँ से उनके लिए एक ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है। ये इशू है। इसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, प्रीलिम्स में जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कर लेंगे। वीवीपैट जो होता है इसके माध्यम से जो भी चेंजिंग हो रहा है उसका नया वर्जन समझ लीजिएगा, ये जो है आरबीडब्ल्यू। तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन है, ई श्रम, ये पोर्टल पर या ईवीएम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पे जो प्रीलिम्स के सापेक्ष में कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय में भी आदेश दिया था अभी इलेक्शन कमीशन को और सरकार के बीच में भी कि हमारे देश में आज भी हम लोग 100% वोटिंग क्यों नहीं करा पा रहे हैं, क्या क्या वजह है। तो एक वजह उसमें से ये निकल का है कि लोग आने से भी कतराते हैं। यदि उनको वही सुविधा मिल जाए तो वहाँ बटन दाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते अगर मेंस के रूप में अगर जाएंगे आप, तो यहाँ पे प्रवासियों और संबद्ध चिंताओं के लिए दूरस्थ मतदान की जो एक बिंदु बन जाता है, मेंस में यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। राइट, आइए हम चर्चा कर लेते हैं इसके आगे बढ़ेंगे। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने एक नई रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको आरबीएम का प्रस्ताव रखा गया है, देखिएगा इलेक्शन कमीशन ने, जो घरेलू प्रवासियों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनावों में मतदान करने की अनुमति देगा। यानी जहां से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मतलब जो एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं और बाकी जो रीजनल एरियाज में चुनाव होते हैं उनको लिए अनुमति देगा। इट मीन्स मतलब कहने का तात्पर्य यह हो, इलेक्शन कमीशन ने ये प्रस्ताव रखा गया। हालांकि ये प्रस्ताव ये मान लिया जाएगा क्योंकि ये सुविधाजनक चीजें बेहतर हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां से जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत पड़ने का अगर मैं नॉर्मली इन सबको हटा के आपसे वैसे ही व्यक्तिगत तरीके से पूछूं, तो सबसे बड़ी चीज जरूरत तो यही है कि मतदान की जो दरें हैं, जो मतदान हो रहा है वो कम हो रहा है। तो यहां से कह सकते हैं कि मतदान प्रक्रिया में परसेंटेज की क्या हो रही, कमी हो रही है। ये दर्शाया गया है 2019 के आम चुनाव में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, 91% से अधिक नागरिक पंजीकृत थे, जिनमें 67% जो है लोगों ने मतदान किया। सोचिएगा, एक इमेजिन कर, जिस देश में इतना लोग पंजीकृत होने के बाद भी इतना लोग मतदान करें, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे अधिक मतदान हुआ, वो भी इतिहास में 67% ज्यादा हो गया, पहली बार ऐसा हुआ। तो अभी भी 67 का मतलब है कि 3% जो लोग हैं मतदान नहीं कर पाते हैं। तो ये वजह बनी कि अगर ये पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ बेहतर हम लोग लोकतंत्र को प्रतिबद्धता के साथ, जवाबदेही के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। राइट। नंबर 2 पॉइंट, कम मतदान के कारणों में से एक आंतरिक पलायन था जो मतदाताओं को उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र में दूर ले गया। अब कोई व्यक्ति यहाँ से तमिलनाडु का नौकरी दिल्ली में कर रहा है, तमिलनाडु में अगर चुनाव हो रहा है तो कैसे वो मतदान करेगा। तो यहाँ मेन पर्पस क्या था कि लोगों को यहाँ पार्टिसिपेशन बढ़ाना, इसका मूल उद्देश्य है, जिससे एक बेहतर सरकार के साथ बेहतर क्रियाओं को क्रियान्वित किया जा सके। ये इसका इशू है। तो आप समझ पाएंगे क्या इसका जरूरत क्यों पड़ी। आगे चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया था, जो प्रवासी होते हैं, जो किसी काम से किसी वजह से बाहर चले जाते हैं, वहाँ रहना स्टार्ट कर लेते हैं, तो वहाँ प्रवासियों को मतदान के अवसरों से कथित रूप से वंचित करने पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2015 में कि चुनाव आयोग को दूरस्थ जितने भी दूर दूर के मतदान है उनके विकल्पों का पता लगाने का निर्देश दिया गया कि आप पता लगाओ जो बहुत दूर लोग जो दूर रहते हैं वो किस तरीके से यहाँ इस पर्व में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश चुनाव आयोग को दिया, जैसे मैंने आपको बताया था। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ से दूरस्थ मतदान के बिंदु के यहाँ देखिए, मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसमें इसका क्या है, अमेंडमेंट है, संशोधन है कि भाई वीवीपैट का हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया इसको। उसके बाद प्रवासियों को गृह राज्य में जो चुनाव होने में विभिन्न राज्यों के बीच दूरस्थ मतदान केंद्रों के स्थापित किए जाएंगे। मान लीजिएगा एक व्यक्ति क्या है, यहाँ से मध्य प्रदेश में रह रहा है, चुनाव यूपी में लखनऊ में हो रहा है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़े बड़े सिटीज में 4-5 में हमने कर दिया, जिससे कि आसपास आके वो वहाँ पे रिमोट वोटिंग कंट्रोल के माध्यम से बटन दबा सके कि यहाँ पे हमें जाना है, मतदान करना है। आरबीएम एक ही मतदान केंद्र से कई दूरस्थ निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है। बिल्कुल सही बात है। यदि रिमोट कंट्रोल है तो वहाँ पता है कि अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे इंदौर में सारे लोग यूपी के ही होंगे, मिनिमम कहा जाए 1000-2000 लोग होंगे तो आराम से वो कैप्चर हो सकते हैं यहाँ से। ये इसका एक इशू है।
वर्तमान में अगर ईवीएम के बारे में देखेंगे तो 1992 में भारत में बड़े पैमाने पर ईवीएम की स्टार्ट किया गया और 2000 से सभी जितने लोकसभा है, राज्यसभा, विधानसभाएं हैं, वहाँ ईवीएम को हमने स्टार्ट कर लिया था। परिणाम स्वरूप ईसीआई ने बॉर्डर वेरीफाइड, जिसको वीवीपैट कहते हैं, वहाँ मशीन विकसित की, जिसका उपयोग 2017 के मध्य चुनावों में सामान्य रूप से किया जाने लगा, मतलब उसमें पर्चियां लगी। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि इसके आने के बाद भी क्या लोकतंत्र के अंतर्गत जो चुनाव आयोग कराता है, चुनाव के निष्पक्ष हो पा रहे, नहीं हो पा रहे, ये गंभीर विषय बन जाता है, जो चुनौतियां बन जाती है हमारे लिए। आगे, वर्तमान ईवीएम सेट में एक बैलेटिंग यूनिट शामिल है जो वीवीपैट प्रिंट से जुड़ी होती है और मतदान कक्ष के अंदर स्थित होती है। आप जानते हैं कि उसमें पर्ची आती है, लेकिन हम ये मान लेते हैं घोटाला फिर भी हो सकता है। ये जो प्रश्न है लगातार जनता के माध्यम से सरकारों के ऊपर या चुनाव आयोग के ऊपर उठते रहे हैं, जो भी एक हमारे पास बन जाता है। ये चिंताएं जो हैं, जो यहाँ पे चुनौतियां हैं, इसके बारे में मैंने लिखा है, इसको समझो बड़े प्यार से। प्रवासी मतदान के लिए बहु निर्वाचन आरबीएम में ईवीएम के सामान्य सुरक्षा प्रणाली और मतदान का अनुभव होगा। इसका अर्थ है कि मौजूदा ईवीएम से संबंधित चुनौतियां आरबीएम में भी बनी रहेंगी। ये चुनौतियां बन जाती हैं, जो पहले उसमें बनी है वो भी गंभीर प्रश्न वहां लगते रहे, यहाँ भी लगते रहे हैं। क्या पता कि बाहर से सरकार किसकी चल रही है, कुछ नहीं कह सकते, अभी इसके बारे में रिसर्च चल रहा है। वर्तमान वीवीपैट तकनीक पूरी तरह से मतदाता के बेट ठहराने में सक्षम नहीं हो पाई है, ये भी नहीं हो पाएगी, चुनौती का विषय बन जाता है। चलिए आगे चल लेते हैं हम लोग। देखा जाए तो अगर हम इसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन में देखा जाए, 2017 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि जो मतदान का अधिकार है, भारत में मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है, तो मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ये प्रश्न 2017 में ये पूछ चुका है यूपीएससी। तो यानी आप जानते हैं कि यहाँ से यूपीएससी हमेशा एडवांस क्वेश्चनों की तरफ क्या करता है, चलता है। और यदि एडवांस क्वेश्चन आपको नहीं आ पाएंगे तो फिर उस प्रश्न का टैकल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि सीरीज आपको बढ़िया लग रही है तो इस तरह से हम लोग पर डे इसको पीपीटी फॉर्मेट के माध्यम से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन ओरली एक टॉपिक लेके आऊँगा, ब्लैक बोर्ड होगा, उस पर सारी चीज़ें बताऊंगा और उसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, जहां से 1 बाय 1 करके आप 4-5 टॉपिक को वन डे में कवर करेंगे। चाहे वो इकोनॉमिकल टॉपिक हो या ज्योग्राफिकल टॉपिक हो, पॉलिटिकल टॉपिक हो या आर्टिकल्चर से टॉपिक हो या साइंस से टॉपिक हो, सबको अगर आप 5-6 टॉपिक पर डे पढ़ते हैं, आप कोई किताबों को पेज को कवर मत करिए दोस्तों। आप अगर कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा कम से कम 10 टॉपिक आपको पर डे पढ़ने हैं। एक दिन में 10 टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो ये मान के चलेंगे 100 दिन है, और 10 दिन में एक दिन में 10 टॉपिक है, तो ये मान के चलेंगे 1000 टॉपिक का रिविजन कर लेंगे करंट अफेयर का भी। और 1000 टॉपिक का मतलब ये रहा कि उसने आपने स्टैटिक पार्ट को भी जोड़ लिया, डायनेमिक को भी जोड़ लिया, उसके बाद फिर वो जो पूछ रहा पूछ लीजिएगा। मत पढ़िए किसी मैगजीन के पीछे, मत पढ़िए किसी न्यूज़पेपर के पीछे, मत पढ़िए किसी नोट्स के पीछे, बस पढ़िएगा तो टॉपिक के पीछे। यदि टॉपिक को तुमने पढ़ा है, उससे कभी भी जीवन में प्रश्न आ जाएंगे तो बच के नहीं जाएंगे। लोग खरीदते देखूंगा, कभी उस मैगजीन ले आए, कभी उसकी मैगजीन ले आए, कभी उसकी मैगजीन ले आए, और एक ही महीने में ये भी मैगजीन ले आए, ये भी ले आए, ये भी ले आए। आपको नहीं पता कि सारे टॉपिक सेम तो होते हैं, अंतर क्या होता है। कोई महारथी यहाँ कुछ अलग लिख देता है, कुछ यहाँ लिख देता है, कुछ अलग लिख देता है। यदि हम एक टॉपिक की पूरी फिल्म को बना लें तो सारी मैगजीन भी कवर हो जाएंगी, सारे न्यूज़पेपर भी कवर हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं इस मुहिम में या इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, कमेंट करके बताएं इसका टाइमिंग क्या रखा जाए, जिससे कि हम कल से इसका टाइमिंग सेट करके पर डे लाइव आने के बाद आपके डाउट चीज़ों को लेते हुए हम इसको आगे रन करना चाह रहे हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।